सो हेलो एवरीबडी। तो अभी मैं अपने कॉलेज आया हूँ, बस क्लास थी मेरी। तो आज मैं बहुत एक लंबी सी वीडियो बना दूँगा और बाद में मैं एडिट कट करके डालूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक आता है कि मेरा KPU में कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं कहूँगा सो फार सो गुड, अभी तक बहुत अच्छा है। अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 4 कोर्सेज लिए थे और इस सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में मैंने 3 कोर्सेज लिए हैं। अब पहला टॉपिक जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस। मैं तो था, मेरा लकी निकल गया। मेरे टाइम पे जैसे कि तो लकी निकल गया। जिनसे हमारे सेमेस्टर में है ना, जो मतलब सितंबर में आ गए थे पिछले साल, उनका तो लकी निकल गया क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इशू कर दिया था कि आप 1 साल के लिए नवंबर 15 2022 से लेके दिसंबर 15 आई गेस 2023 तक हम स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते हैं। नो कैप। मैंने कहीं से सुना है कि आवर्स पे कोई कैप नहीं है कि आपने 80 घंटे काम करना, 40 60 कितने मर्जी आप जितने कर सकते हो उतने काम करो। तो मेरी अभी फीस निकल जाएगी इसकी वजह से। बट जो स्टूडेंट्स उस पर आते हैं, मतलब जो पहले आए हैं या कोई बाद में आ रहे हैं, उनके लिए कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा कि उनके पास टाइम नहीं होगा मतलब कि काम करना, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है फुल टाइम स्टडी के साथ साथ वो आराम से मेंटेन कर सकते हैं। मेरी बेस्ट एडवाइस होगी कि अगर आपके पास वो मतलब फुल टाइम काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, दो पाथवेज आते हैं। फर्स्ट बात कि आप अगर फैमिली या किसी से अरेंज करवा सकते हो, पैसे अरेंज करवा के फटाफट कोर्सेज उठाओ। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी कोर्स मार्कशीट देखी है ना, उसके अंदर था कि आपकी सर्टन अमाउंट ऑफ फीस होती है ना, वो हर बार जानी ही होती है। मतलब कि आपके पास इसकी फ़ीस हमारे मतलब यहाँ मैं वैंकूवर में हूँ, वैंकूवर क्या रिचमंड सर ये तीनों वैंकूवर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ट्रांजिट सर्विस, वो हमारे स्टूडेंट के लिए पर मंथ $50 to $56 के आसपास होती है। तो 4 मंथ की 200 ये फीस जानी होती है। उसके बाद जानी होती है हमारे KPU में होता है KSC की भी एक फ़ीस होती है। यहाँ भी स्टूडेंट एसोसिएशन होती है, वो मतलब जो भी ऑपरेशन होती है उसके पास जाते हो तो वो जानी होती है। टेम्प्रेरी इंश्योरेंस जानी होती है, वो $200 आती है। मैंने फ़ी चार्ट देखा है, तो छोटी फीसेस होती हैं, वो ऐड मतलब $2 4 $5 उनकी वो कितनी एप्लीकेशन फ़ीस होती हैं वो जानी होती हैं, ऐड अप होकर $50-60 वो बन जाते हैं। और एक आई गेस $200 की एक और फीस थी, वो कभी याद नहीं आ रही, 200 की थी, $94 की थी। तो रफली लगा के चलो, रफली बॉल पाक फिगर लगा के चल रहा हूँ 200 ये उसकी 200 फीस। मैं थोड़ी ओवर एस्टिमेट करके चलना पसंद करता हूँ, क्योंकि बंदा फिर अगर फीस कम भी लगे तो बंदा ओवर एस्टिमेट किया तो आराम से गोल्स मीट कर लेता है। तो बॉल पाक फिगर $1,000 आपकी हर सेमेस्टर फीस फालतू मतलब जानी ओवर, मतलब जो आपके कोर्सेज की फीस। मतलब यहाँ पे कोर्स अगर आप 3 क्रेडिट का एक लाना चाहते हो, मैं लैबोरेटरी कोर्स नहीं कंसिडर कर रहा, तो उनकी मैंने सुबह ये पता नहीं किस टाइम एवरेज लगी थी कि $2,400 का एक कोर्स होता है। सो खुद ही लगा लो कि आपकी मेरी जैसे इंडिया से आने से पहले ये फ़ी डिपॉजिट हुई थी 18,000, तो मेरी वो तो सारी उठ गई है, क्योंकि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी 96,000, मतलब मैंने रफ लगाई थी, मतलब 9,500 समथिंग थी, क्योंकि मैंने 4 कोर्सेज उठाए थे। एक था एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी 1100, एंथ्रोपोलॉजी 1100, साइकोलॉजी 1100, थर्ड था मेरा इंग्लिश 1100 और फोर्थ था CPSE 1100। सारे बेसिक कोर्सेज थे, इंट्रोडक्शन लेवल कोर्सेज थे, और इनकी फ़ीस मतलब इतनी आती है आगे, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी अब 1200 रखी है, उसकी सेम ऑलमोस्ट 2400 आती है। तो इस मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी 9600, सेकेंड सेमेस्टर की आ गई 7200। हाँ ये मतलब मैंने देखी है, जो कॉलेज ने मेरे को रिसीट दी है कि इतनी फ़ी आई आपकी। तो अगर आप एवरेज लगाओ
3 से डिवाइड कर लो, वो 4 से डिवाइड कर लो, इतनी फ़ीस बनती है। और टोटल मेरे कोर्स की फ़ी जो मेरी बाय डिग्री है कि मतलब डिग्री नहीं है, एसोसिएट्स डिग्री है, मतलब कि वो होती है कि आप मतलब होती तो यहाँ पे सारी है। मैंने एक लड़के से पूछा तो वो भी कह रहा था कि यहाँ से मेरी बी कॉम नहीं, कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री थी, अरे कौन सी होती है मेरे को याद, मेरे को नाम नहीं याद रहते, तो वो वाली डिग्री थी उसकी, वो भी कंटिन्यू कर सकता है। बट जो मेरे को बताया गया था कि एसोसिएट डिग्री वो होती है कि आप 2 साल पढ़ो, उसके बाद आपका मन करे कि आप मैंने काम करना है या घर वापस जाना है, बाद में आओ इसी कॉलेज में दोबारा वही वाली डिग्री वहीं से रिज्यूम हो जाती है। तो वो उस लड़के ने बताया कि हाँ ये सेम ही होता है सारी डिग्री के लिए कि जब आप अपना स्टूडेंट आई डी वगैरह नंबर डालते हो तो वो अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आपकी वो रिकॉग्नाइज कोर्सेज उठा लेती है यूनिवर्सिटी। तो एसोसिएट डिग्री ये मतलब समराइज़ करने के लिए एसोसिएट डिग्री ये होती है जो आप 2 साल करो, जैसे मैं 60 क्रेडिट के पहले कर रहा हूँ 2 साल, फिर मैंने काम अगर मैंने गवर्नमेंट पे जाना तो वो घर कुछ भी करना तो वो मेरी मर्ज़ी है, नहीं तो मैं 4 साल की भी सीधा कंटिन्यू कर सकता हूँ, बैचलर्स भी कर सकता हूँ, तो वो मेरी मर्ज़ी है। सर्टिफिकेट मैं लेके नहीं आया था क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि PGWB होती होती है। तो हाँ बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि PGWB में अप्लाई तो करूँगा ही। तो ये मेरी 60 क्रेडिट की डिग्री है, मुझे 60 क्रेडिट कंप्लीट करने ही पड़ेंगे अगर मेरे को PGWB के लिए एलिजिबल होना है। अपनी कोर्स को मतलब एक तो मेजर डिक्लेयर करना पड़ता है मेरे ख्याल से, इसके लिए मुझे याद नहीं है पर रिक्वायरमेंट्स होती है मेजर डिक्लेयर करने के लिए। तो मेरी पूरे कोर्स की 45,000 फीस है, 45,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो खुद ही लगा लो, घर वालों ने मतलब 18,000 दे के भेजे, ऊपर से 10,000 GST होती है जिसमें से 2,000 आपकी खर्च हो जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आते मेरे $2,000 उड़ गए थे, मतलब ये कुछ 1-2 महीने, ये नहीं कि आते ही उड़ गए थे। या आपकी पहले रेंट देना पड़ता है, ग्रोसरीज होती हैं, फालतू के खर्चे कई बार हो जाते हैं, ठीक है। मतलब मैंने तो अवॉइड किया था क्योंकि मैंने प्लान करके पूरा आया था, बट फिर भी हो जाते हैं। तो मेरे पास अब अगर मैं देखूँ तो मेरे कॉलेज के फंड्स जो मेरे पापा ने मतलब दिए हुए हैं पेरेंट्स से, तो वो एडअप होके होते हैं कि मेरे पास 8500 उसमें GST बचे हैं और 1500 कॉलेज की जो सी फ़ी थोड़ी वो जैसे 18,000 डिपॉजिट होके आती है, उसमें से आपकी जितनी एक पर सेमेस्टर कटती है उसके बाद वो और डिमांड करेंगे कि आप ये इसमें फ़ंड कराओ, तो आपके फिर कोर्सेज के लिए काट लेंगे वो। तो उसके अलग प्रोसीजर होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करना था, वो स्टूडेंट पोर्टल होते हैं वहाँ पे पे कर दो, या फिर अगर जैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं बैंक ट्रांसफ़र। तो ये था। अब मेरा प्लान क्या है, सभी के हमने अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डिस्कस कर ली। अब मेरा प्लान क्या है, मतलब जो और भी हैं वो ऐसे कर सकते हैं प्लान, क्योंकि मेरे को अलाउंस है कि मैं आराम से काम कर सकता हूँ 40 घंटे। मैं एडवाइस दूंगा स्टूडेंट को कि मतलब एडवाइस क्या, मैंने भी ये एडवाइस लिया है बाकियों से कि लिटरली 80 घंटे में 70 घंटे मत पुश करना अपने आप को। अच्छी जॉब्स ढूंढो जो हाई पे दें, साल भर उनको करो, अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है वेल एंड गुड, उनको कंटिन्यू करते रहो, बट उससे ज़्यादा मत काम करो। क्योंकि अगर आपने फुल टाइम स्टूडेंट रहना है और साथ में 2 जॉब्स, मतलब मैं आप 2 जॉब्स कर रहा हूँ, अगर आपने 40 घंटे भी काम करना है, बंदे की बैंड बच जाती है। और अब जब मतलब वो मुझे तो ये भी पता है क्योंकि पहले मैंने कई जगह काम किया है, तो कम्यूट में बहुत टाइम वेस्ट होता है, 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से। अभी भी जौन सी मैं जॉब्स करता हूँ उनके अंदर कम्यूट में बहुत टाइम वेस्ट होता है। जौन सी एक जॉब है वेयर हाउसिंग, ये मेरी पूरा नाइट शिफ्ट होती है, वहाँ पे मुझे जाने में 1.5 घंटा तो लगता ही है मिनिमम, मैक्सिमम 2 घंटे भी लग जाते हैं कई बार, अगर मैं दूसरा एक लंबा रूट ले लेता हूँ। सो ट्राई करो कि उसका मुझे ये फ़ायदा है कि मेरी 2 दिन ही होती है वो नाइट शिफ्ट्स, दैट्स ऑल। तो वो आराम से हो जाता है कि 2 दिन चलो ख़त्म। बट अगर आपकी रेगुलर जॉब्स हो, जैसे कहीं पे मैकडोनल्ड, कहीं मेरे फ्रेंड्स हैं वो मैकडोनल्ड में लगे हैं, तो उनको अगर डेली का आपका अगर आपकी वो जॉब्स हैं, ट्राई करो घर के पास, जितनी पास हो सके वहाँ पे अप्लाई करो और वहाँ पे जॉब लेने की कोशिश करो। नहीं तो बुरा हाल होता है कि 1.5 घंटा आप कम्यूट करके उधर जा रहे हो, फिर 1.5 घंटा कम्यूट करके 5 घंटे की शिफ्ट मिलती है, कई बार 7 घंटे की मिलती है, कई बार 8 घंटे की मैक्स मिलती है। मैंने जहाँ तक देखा मेरी शिफ्ट जैसी थी और मेरे फ्रेंड्स को जो शिफ्ट मिली हैं 8 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं देता। वो कहते हैं कि दैट्स इट, ये गुड। तो जिनसे मेरे वेयर हाउस वाले वो मुझे 10 घंटे की शिफ्ट्स 2 दे देते हैं, 20 आवर्स ख़त्म।
उसके बाद मैंने एक और जॉब अभी रिसेंटली ज्वाइन की है, 1 मंथ ही हुआ अभी तो मुझे नहीं पता डिस्क्लोज करने देंगे, बट वो एक कार वॉश है। कंपनी का नाम मैं लूँगा नहीं क्योंकि मुझे अभी वो कुछ लोग से नहीं पता। तो कार वॉश है, तो उस पर मैं जाता हूँ। मेरी वो भी दूर है जॉब, क्योंकि मैं अभी रिचमंड में रहता हूँ और वो जॉब है वैंकूवर जगह, तो मुझे टाइम लग जाता है काफ़ी। तो कम्यूट में 1.5 घंटा आराम से, या 1 घंटा तो मिनिमम है ही है वो वाली जॉब में। तो मैं कहूँगा कि ये होना चाहिए आपका गोल कि ट्राई करो कि आपको एक अच्छी स्टेबल जॉब मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर रिसेशन टाइम में मुझे भी डर पड़ा हुआ कि फायर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी गूगल के लिए सुना था कि वो उसने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कह दिया, मतलब 12,000, मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मुझे पता है मल्टीपल ले ऑफ्स चल रहे हैं बहुत कंपनीज। मैकडोनल्ड की भी मेरे ख्याल से मैंने किसी अपने फ्रेंड से सुना था कि वो अप्रैल में ले ऑफ्स करेंगे, कि 2 एम्प्लॉयज़ के काम जो 1 एम्प्लॉय कर सकते हैं तो वो करेंगे। तो मुझे भी डर पड़ा हुआ, ये रिसेशन का वेट चल रहा है, हर एक चीज़ महंगी हुई है। तो ये एडवाइस होगी कि खर्चे सोच के करो, ये नहीं कि करो ही मत, पूरा ऐसे टाइट हो गए जियो कि अभी कुछ भी नहीं खर्चना, ज़िंदगी की लिविंग हेल बन जाएगी। जियो अच्छी से, एक बजट बनाओ अपना कि इतना मेरा रेंट है, इतनी मेरी मंथली स्पेंडिंग होनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ बात, मतलब कि जैसे आप क्रेडिट स्कोर भी बनाओ, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना आपका, उसके 100,000 की अलाउंस होती है। तो अब मैंने पढ़ा है उनके अंदर भी और जनरल भी पढ़ा है कि 33% तक यूज़ करनी चाहिए, जबकि हालांकि मैं अभी तक 50% तक यूज़ कर लेता हूँ। फिर शादी अगले मंथ की स्टेटमेंट आ जाती है तो वो पे कर दो। ज़रूर बनाओ, मतलब क्रेडिट कार्ड ज़रूर लो, इशू करवाओ, यूज़ करो, माइंडफुली यूज़ करो, कि गलत नहीं कि ऐसे बस बाय कर लिया पूरी 1000 लिमिट 900 तक पहुँच रहे हो, नहीं, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं बनेगा आपका। आप 30% यूज़ करो, 35 या मैक्स टू मैक्स 50 यूज़ कर लो, दैट्स इट। पर मंथ कितने अलाउंस रखो, बाकी डेबिट से यूज़ करो अगर है ही तो। वैसे ये एक बेस्ट मेथड होता है कि आप क्रेडिट कार्ड $300 या $400 खर्चो ना, वो बेस्ट मेथड होता है आपका बजटिंग के लिए, कि मैंने इतने खर्चने हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्चने हैं, बाद में पे करने हैं उसे डेबिट में। और स्टूडेंट्स के लिए खास बात कि अपना सेविंग्स अकाउंट बनाओ। कईयों का मैंने देखा है उनका सेविंग्स अकाउंट भी नहीं होता, मतलब एक मोमेंटम प्लस का सेविंग्स अकाउंट होता है। वो जब बैंक में जाते हो ना तो उन्हें कहना पड़ता है कि हाँ भाई, जब पहला आपने बैंक अकाउंट, जब अपनी GST अकाउंट खुलवाना होता है तो साथ में आपने कहना है, वो पूछते भी है मेरे ख्याल से, मेरे को तो पूछा था कि आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, मैंने कहा हाँ जी खुलवाना है। तो इसलिए इंग्लिश में पूछेंगे तो ज़रूर खुलवाओ। उसमें ये होता है कि मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, मेरी जितनी GST आती है 623, मेरी 623 आती है, बाकी पता नहीं कितनी आती है, पर मंथ 623 आती है, वो मेरी सीधा उसमें जाती है सेविंग्स में। और अगर मैं निकालना चाहता हूँ ना वो, तो मुझे एक वार्निंग देगा कि अगर आप निकालोगे आपका वो क्या होता है पता नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं होता यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट्स बहुत गंदे हैं, मतलब कुछ भी आपको मिलेगा नहीं पॉइंट्स में मिलता है, मतलब बहुत ही कम। वो सिर्फ एक मैंने वार्निंग की तरह सेट किया हुआ है कि मैं निकालूँ तो मेरे को हो यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों निकाल रहा हूँ, एक वैलिड रीज़न है तो ही निकालो। तो ऐसे करो। तो ये वीडियो बस इसके बारे में थी कि आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं। सो माइंडफुल रहो, अपनी एक बजटिंग बनाओ, टेंशन मत लो कि हाँ भाई कैसे होगा। और मैं कहूँगा कि लोन्स का तो मुझे इतना पता नहीं, बट जितनी मैंने इनकी रेपुटेशन सुनी है तो उनकी कुछ खास अच्छी है नहीं, क्योंकि वो आप एक तरह से यहाँ की बैंक्स का मतलब कि जाल है कि वो आपको ट्रैप कर लेते हैं और आप मुश्किल से अपनी पूरी मतलब 20 मतलब कब कितनी लाइफ क्रॉस कर लेते हैं और आपके वो लोन्स ही नहीं पे हो पाता है। क्योंकि यहाँ पे एक और बात मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे बाकी कनाडा ऑल ओवर कनाडा का नहीं पता, बट मुझे यहाँ का मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जिन्होंने टैक्स फाइल किए हैं, वो कहते हैं कि आपको 30% फ़ी का वापस आ जाता है, जो आपने कॉलेज फ़ी टोटल फीस देनी होती है। 45,000 का 35 अराउंड 13,500 बन रहा था, मैंने देखा था। बट मैं इतना मैंने एक्सपेक्ट उनको 10,000 भी वापस आ जाए तो बहुत रिलीफ। बट ये भी है एक क्लॉज के साथ आता है, मैंने ये भी सुना है, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ जो मैंने सुनी है बातें, जो मैंने एक्सपीरियंस से अपना गेन की है, कि जौन से आपके ये टैक्स रिटर्न्स आने होते हैं ना वापस आपकी, क्योंकि आपने एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप फी पे करके आए होते हैं, तो उन्होंने आपको टैक्स रिटर्न्स देने होते हैं।
तो आप हर साल के बाद देते हो। और हाँ, टैक्स रिटर्न्स करवाने के लिए एक तो ये भी होता है T4 चाहिए होती है आपके एम्प्लॉयर से, और एक कॉलेज से चाहिए होता है T2022A फॉर्म। ये 2 फॉर्म्स होते हैं जो आपको देने होते हैं कॉलेज से करो तो बस कॉलेज से T2022A फॉर्म होता है, वो अपने लेना होता है, और वहाँ एम्प्लॉयर से आपने T4 लेना होता है। अभी मुझे इतना नहीं पता कब फाइल करते हैं, कि एक सब पापा कह रहे थे कि मेरे कि वो 1 साल बाद करनी होती है आपका ड्यूरेशन, मतलब कि आप यहाँ पे जैसे सितंबर 2022 में आया हूँ मैं, तो मेरे को 2020 सितंबर 2023 में पे करना है अपना, या फाइल करना है। हाँ, मैंने कहीं से सुना है कि स्टूडेंट्स कभी भी कर सकते हैं। बाकी कुछ ने कहा है कि अभी करनी होती है, अभी क्योंकि फेब 2023 चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है 2 फेब है, तो पता नहीं, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बट और मैं क्या बता रहा था टैक्स फाइल के बारे में बता दिया, स्टूडेंट फीस के बारे में बता दिया। हाँ, तो यही है, आपने जो मतलब डिस्कस करो, अच्छी से डिस्कस करो कि मेरी इतनी मंथली इनकम है, इतने मेरे मंथली खर्चे हैं, इतनी मेरी सेविंग्स हो सकती है, नहीं हो रही, थोड़ा ही इसके बीच सेविंग्स के बीच में जाओ। क्योंकि जैसे अगर आपकी 1400 इनकम है फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेयर हाउसिंग जॉब में 20 आवर्स काम कर रहे हो, मैं ओवरऑल सभी के लिए ये बता रहा हूँ, 1400 जो है 19 पे है आपकी, ठीक है। नहीं है अगर आप नॉर्मल वेंडीज, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स किसी भी एक जगह में काम कर रहे हो, आपकी पे 1565 होती है यहाँ पे, तो अराउंड मंथ की 1200 आ जाती है या 1100 आ जाती है। तो उतनी पे में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप अगर अच्छी जगह यहाँ पे लेनी है, रेंट मिनिमम 500 तो देना ही पड़ेगा, 600 भी देना पड़ सकता है सरी में, क्योंकि यहाँ पे अब वो चल रही है, रेनोवेशन चल रही है घरों में। तो वैसे अगर आप लगा के चलो एवरेज 600, हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, 600 रेंट है आपका। उसके बाद आपके खर्चे हैं 200 की ग्रोसरी, अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियंस का मुझे पता नहीं, बट एवरेज $200 की ग्रोसरी हो जाती है पूरे एक मंथ में, या ओवर ही हो जाती है, पर हम 200 लगा के चलते हैं। तो 800 आपके हो गए, बाकी कितने बचे? 300, अगर 1100 है, 1200 में से अगर 400 बच गए तो 400 बचाओ, ठीक है, जितने बच रहे हैं बचाओ। बाद में वर्कआउट करो कि मेरे से इतनी फ़ीस बन रही है। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो, जैसे क्या पिलाना का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मतलब मेरे ख्याल से मई में ब्रेक मिलती है, और बाकी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में कोई अलाउंस देती है, उनकी वेबसाइट में मैंने देखा है कि आप कभी भी ब्रेक ले सकते हो। 3 सेमेस्टर्स 3 होते हैं, एक जन टू मई, वो ये वाला मेरे ख्याल से कौन सा है, स्प्रिंग सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर होते हैं, स्प्रिंग, समर और फॉल। स्प्रिंग होता है जन से अप्रैल तक, और समर होता है मई से अगस्त तक, और फॉल होता है सितंबर से दिसंबर तक। तो ये 3 सेमेस्टर होते हैं मेरी यूनिवर्सिटी। हर एक सेमेस्टर में मतलब किसी भी साल में एक बार आप ब्रेक ले सकते हो, तो ब्रेक्स ले सकते हो अगर आपका 2 साल का कोर्स है। और ब्रेक में फुल टाइम आराम से काम कर सकते हो, 40 घंटे कर सकते हो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता उसका नो कैप है कि नहीं, बट आप फुल टाइम काम कर सकते हो। और पार्ट टाइम स्टूडेंट, मेरा एक फ्रेंड था, वो पार्ट टाइम स्टूडेंट भी रहा अपनी यूनिवर्सिटी में, तो ये एक ऑप्शन है अगर आपने फ़ीस वगैरह जोड़नी है तो। बाकी रही फीस KPU की, मुझे यहाँ पे अपने इस एरिया में मैंने कई फ्रेंड से बात की है, वो कहते हैं कोकिटलम कॉलेज है एक, वो काफ़ी मतलब फ़ी के वाइज अच्छा है, क्योंकि एक वो लड़का था, उसको KPU से भी ऑफ़र लेटर आई थी और कोकिटलम कॉलेज से भी आई थी, उसने कोकिटलम कॉलेज में अप्लाई किया, क्योंकि उसने कहा कि मैं फ़ीस काफ़ी कम थी उसकी। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे भी पता होता, मुझे नहीं पता था यहाँ पे, क्योंकि मेन कॉलेज यही हैं, KPU सबसे मेन है, मेन स्ट्रीम, उसके बाद आता है कैपिलानो, उसके बाद आता है कोकिटलम, उसके बाद लंगारा काफ़ी पॉपुलर है, एक पता नहीं कौन सा कॉलेज है, एक अलेक्जेंडर कॉलेज है, वो डाउनटाउन वैंकूवर के पास है। 2 ऐसे कॉलेज हैं, ये मेन स्ट्रीम है, तो आप इनमें से चूज़ करके आप आ सकते हो। आपकी फ़ीस वगैरह सब कुछ प्लान आउट करके आना, क्योंकि वो बेस्ट वर्कआउट करता है। क्योंकि जब मैंने प्लान आउट किया, मुझे कुछ नहीं पता था मेरी फ़ीस कहाँ से अरेंज होनी है। अब मुझे थोड़ा पता है, क्योंकि एक तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, दूसरी बात कि एक तो ये रूल जो उनसे पास हुआ है 1 साल वाला, कि स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरे को और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ करूँ, और हेल्प करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे कई डाउट्स थे
अब मैं एक रीसेंट वीडियो भी बनाऊंगा KPU की वेबसाइट कैसे मतलब नेविगेट करनी है, कुछ मैं कैंपस वीडियोस भी बनाऊंगा, ट्राई करूंगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी हो मैं बता सकूं. सो लेट्स सी. ओके, बाय बाय फॉर नाउ.